मूवी के स्टार्ट होते ही हमें कुछ साल पहले का वक्त दिखाया जाता है जहां कुछ वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। उनका काम देखने के लिए एक डॉक्टर भी वहां मौजूद होता है जो उन्हें बताता है कि काम के दौरान इन वर्कर्स को कुछ रेडिएशन महसूस और उन्हें लगा कि यहाँ यूरेनियम है। वो बहुत खुश हो गए और यहाँ बड़ी बड़ी मशीनरी लाकर सेट कर दिया। देखते ही देखते काम के दौरान वो ज़मीन अंदर धंसने लगती है, यानी एक केव में जाने लगती है। डॉक्टर अपने कुछ साथियों के साथ उसके अंदर जाते हैं। अंदर उन्हें बहुत बड़े जानवर का स्केलेटन मिलता है, यानी ढांचा। तो डॉक्टर वहाँ रिसर्च करते तो उन्हें पता चलता है कि ये कोई स्केलेटन नहीं है बल्कि बहुत बड़ा जानवर है जो यहाँ सो रहा है और रोशनी पड़ने पर यह जिंदा हो गया था। और ये जानवर उस केव से निकलकर जंगल के रास्ते समंदर के अंदर चला गया था। दूसरी तरफ जापान में हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था कि जिस जगह से वो जानवर निकला था वहाँ से अर्थक्वेक यहाँ तक महसूस हो रहा है। उसका उस जगह पर प्लांट होता है। वो कहता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे मेरा प्लांट बंद करना होगा। तभी उसकी वाइफ आती है और वो अपनी वाइफ और अपने बेटे फोर्ड को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि जो अर्थक्वेक के झटके आ रहे हैं मुझे यह बात ठीक नहीं लग रही है और तब तक तुम मेरे प्लांट में मेरे टीम के साथ रहोगी। फिर डॉक्टर के लैब में पता लगाया जाता है कि आखिर ये अर्थक्वेक के झटके आ कहाँ से रहे हैं, लेकिन उन सब में किसी को ये बात पता नहीं चल रहा था। वो लोग कहता है कि सब मशीनरीज को ऑफ कर दिया जाए क्योंकि हम नहीं जानते कि ये झटके किस चीज़ की है और कहीं ये हमें नुकसान न पहुँचा दे। इसी के साथ वहाँ फिर से अर्थक्वेक का झटका आने लगता है और साइंटिस्ट की वाइफ वहाँ आ जाती है। वो वहाँ से भागने लगती है क्योंकि चेंबर में ब्लास्ट की वजह से पॉइजनस गैस यानी जहरीली गैस उसकी तरफ बढ़ने लगती है। साइंटिस्ट अपनी वाइफ को बचाने के लिए आगे भागता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो गैस पूरी तरह से उस केबिन में फैल चुकी थी। उसकी वाइफ उसे कहती है कि दरवाज़ा बंद कर दो ताकि वो गैस बाहर ना फैल सके, और ना चाहते हुए भी उसे उस दरवाजे को बंद करना पड़ता है। वो काफ़ी उदास हो गया था। उसे उसकी वाइफ कहती है कि फोर्ट का ध्यान रखना, और इसी के साथ रेडिएशन की वजह से पूरा का पूरा प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाता है। फोर्ड भी ये सब अपने स्कूल से देख रहा था। अब हमें 15 साल बाद के वक्त का दिखाया जाता है। फोर्ड अब फौजी बन गया था और कुछ वक्त की ट्रेनिंग के बाद वो वापस अपने घर आया था। उसकी मैरिड हो गई थी। तभी उसके वाइफ को कॉल आता है कि फोर्ड के फादर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। फोर्ड जो कि अपने फादर से नफ़रत किया करता था क्योंकि उसे लगता था कि उसी की वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई है। आखिर अपने वाइफ के कहने पर वो अपने फादर से मिलने जाता है और उन्हें पुलिस से छुड़ाकर वापस ले आता है। उसका फादर उसे कहता है कि बेटा वो एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक रेडिएशन थी और सेम चीज़ अभी भी हम फील कर रहे हैं। और अभी भी वो इसलिए अरेस्ट हुआ था क्योंकि वो इस जगह पर गया था जहां पुलिस ने जाने से बैन किया हुआ है। वो कहता है कि मेरे दोस्त ने भी वॉइस फ्रीक्वेंसी नोट की है और अभी भी वहाँ अजीबोगरीब आवाज़ें आती है। मुझे वहाँ जाकर देखना होगा क्योंकि उस रोज़ जो वहाँ ब्लास्ट हुआ वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। फिर फोर्ड अपने फादर के साथ उस जगह पर जाता है। वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि वहाँ कोई भी रेडिएशन नहीं है। फिर पुलिस दोबारा से आकर उन्हें अरेस्ट कर लेती है और जिस जगह पर ले जाया जाता है वहाँ वो भी डॉक्टर जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था वो भी वहाँ मौजूद होता है। उसे पूछा जाता है कि तुम बार बार उस जगह पर क्यों जाते हो, तो वो बताता है कि मैं वहाँ जाकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता हूँ। डॉक्टर ये सुनकर काफ़ी हैरान होता है क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो उसके पास भी नहीं थी। वो लोग एक बड़े पत्थर पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अचानक वो पत्थर हिलने लगती है तो वो लोग बिजली उस पर फेंकने लगते हैं। ज़्यादा इलेक्ट्रिक शॉक देने की वजह से वो पत्थर टूट जाता है और उसके अंदर से बहुत बड़ा एक क्रिएचर बाहर आता है। वो जानवर भी लोगों पर बिजली फेंक रहा था और काफ़ी तबाही मचा रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जानवर जो काफ़ी तबाही मचा रहा था वो वहाँ से उड़कर चला जाता है। अगले दिन डॉक्टर उस जगह से जाने की प्लानिंग करते हैं और वो अपने साथ फोर्ड और उस साइंटिस्ट को भी ले लेते हैं, लेकिन वो साइंटिस्ट काफ़ी ज़ख्मी हो गया था। वो आर्मी चीफ उन्हें बताता है कि ये कोई आम क्रिएचर नहीं है। जब धरती से रेडिएशन ख़त्म होने लगा तो वो समंदर की गहराइयों में चला गया ताकि वहाँ से एनर्जी ले सके। हमारी कंपनी को भी उसे ढूंढने के लिए बनाया गया था। वो आज तक नहीं मिला। उसका नाम गॉडजिला था।
और इसी को लोग वो अर्थक्वेक समझ रहे थे। और वो समंदर के रास्ते चलते चलते जापान के वो प्लांट में आ गया ताकि वहाँ से वो एक साथ काफ़ी ज़्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब कर सके। और इसी के साथ साइंटिस्ट की डेथ हो जाती है। वो सब लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि आज साइंटिस्ट मरा है, कल कोई और। अचानक हिट को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि वो क्रिएचर समंदर के अंदर ही मौजूद है। वो वहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब खा रहा था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत थी। लेकिन इसी के साथ उन्हें कुछ और चीज़ के भी सिग्नल मिल रहे थे। उस जगह पर आर्मी के कुछ लोगों को भेजा गया था, लेकिन समंदर के अंदर से एक और बड़ा क्रिएचर बाहर आता है। वो क्रिएचर समंदर से बाहर आकर शहर में घुस गया था और लोग उनसे काफ़ी डर रहे थे। इसके साथ हमें गॉडजिला दिखाया जाता है जो काफ़ी गुस्से में चिल्ला रहा था और न्यूज़ पर दिखाया जाता है कि वो क्रिएचर गॉडजिला से बचकर भाग निकला और वो क्रिएचर समंदर के अंदर जाकर और भी क्रिएचर्स को अपने साथ मिला रहा था। डॉक्टर की टीम कहती है कि कुछ साल पहले हमें 2 अंडे मिले थे। एक क्रिएचर उससे निकलकर जापान के वो प्लांट में चला गया था और वो नहीं जानते कि दूसरे अंडे का क्या हुआ। उसे एक जगह पर महफूज रखा गया था। जब कुछ लोगों को उस अंडे को देखने के लिए भेजा जाता है तो वो देखते हैं कि उस अंडे से वो क्रिएचर निकलकर बाहर चला गया है। यहाँ हमें रिवील होती है कि वो दूसरा क्रिएचर उसी अंडे का था और वो शहर में जाके काफ़ी तबाही मचा रहा है। हमें दिखाया जाता है डॉक्टर टीवी पर कुछ नोट कर रहे थे कि इस क्रिएचर के तो पर ही नहीं है, जबकि पहला क्रिएचर का पर था। रिसर्च करने पर पता चलता है ये क्रिएचर फीमेल है और पहला क्रिएचर मेल था। क्योंकि फोर्ड भी आर्मी मैन था तो उसे भी उस क्रिएचर को रोकने के लिए भेज दिया जाता है। फोर्ड आर्मी के साथ उस जगह पर चला जाता है। दूसरी तरफ हमें कैप्टन को दिखाया जाता है। वेड यहाँ कहता है कि हमें इन क्रिएचर्स को न्यूक्लियर बम से उड़ाना होगा, लेकिन कैप्टन ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उन बम से उन्हें और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, इससे वो और पावरफुल बनेगा। वेड यहाँ कहता है कि हम और कर भी क्या सकते हैं। दूसरी तरफ उन्हें उन क्रिएचर्स का सिग्नल मिलता है जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो क्रिएचर्स समंदर की गहराइयों में और ज़्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करने गए हैं। दूसरी तरफ वो लोग उन सिग्नल्स को ट्रैक करके उन क्रिएचर्स की तरफ बढ़ते हैं और अपने साथ न्यूक्लियर बम भी रख लेते हैं। उन न्यूक्लियर बम को एक बोट पर लोड किया जाता है। फोर्ड भी उसी मिशन में आया हुआ था, लेकिन मेल क्रिएचर उन बोट्स पर अटैक कर देता है और न्यूक्लियर बम वहां से लेकर चला जाता है। अब वो क्रिएचर उस बॉम्ब को लेकर काफ़ी दूर चले गए थे क्योंकि उन्हें वो चीज़ मिल गई थी जिसके कारण उन्हें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलने वाली थी और वो और पावरफुल बन जाते। आर्मी का और हेड का प्लान अब पूरी तरह से ज़ाया हो चुका था। वो सोचते हैं कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, शायद गॉडजिला हमें बचाएगा। वो लोग प्रे करते हैं। दूसरी तरफ वो क्रिएचर्स पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। तभी गॉडजिला आता है। आर्मी भी वहीं थी। फिर गॉडजिला उस क्रिएचर के सामने आ जाता है और उससे फाइट करने लगता है। ये लोग काफ़ी बड़े थे जिसके कारण काफ़ी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो रही थी, इसलिए सब लोग पीछे हट गए थे। यहाँ पर सिर्फ मेल क्रिएचर था, इसलिए गॉडजिला उसे आसानी से मार रहा था। जब गॉडजिला उसे मारने जाता है तब ही अचानक पीछे से फीमेल क्रिएचर भी आकर उसे बचा लेती है। अब गॉडजिला अकेले उन दोनों से लड़ रहा था। गॉडजिला को उन्हें हराने में काफ़ी मुश्किलें हो रही थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आर्मी को बहुत सारे ज़मीन के अंदर अंडे मिले हुए हैं जो कि फीमेल क्रिएचर ने दिए हुए थे और गॉडजिला को उन्हें हराना काफ़ी मुश्किल हो जाता। आर्मी वहाँ बॉम्ब फिट करके वहाँ से बाहर आ जाती है और वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और सब के सब अंडे फट जाते हैं। जब मेल और फीमेल क्रिएचर ये देखते हैं तो उन्हें अपने अंडों की फिक्र होने लगती है और वो क्रिएचर उस अंडे की तरफ भागने लगते हैं। दूसरी तरफ गॉडजिला को उस ब्लास्ट से ये फ़ायदा हुआ कि उसे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिल गई थी। गॉडजिला उसी रेडिएशन को यूज़ करके उन दोनों से काफ़ी तगड़ी फाइट कर रहा था और वो मेल क्रिएचर को मार देता है। दूसरी तरफ जब ये फीमेल क्रिएचर को पता चलता है तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है। उसे इस बात का गुस्सा था कि आर्मी ने उसके अंडे को डिस्ट्रॉय कर दिया और मेल क्रिएचर भी मारा गया। तो वो गुस्से से फोर्ड की तरफ बढ़ती है, लेकिन गॉडजिला उसे पीछे से पकड़ता है
और उसका मुंह खोलकर अपना पूरा रेडिएशन उसके अंदर डाल देता है। वो काफ़ी दर्द से मर जाती है। फॉर्ड भी यहाँ काफ़ी ज़ख्मी हो गया था, इसलिए आर्मी उसे ठीक करने के लिए वहाँ से लेकर चली जाती है। अगले दिन हमें गॉडज़िला दिखाया जाता है। लोग सोच रहे थे कि गॉडज़िला मर चुका है, लेकिन वो थक कर आराम कर रहा था। अचानक वो उठता है और समंदर में जाने लगता है। वो यहाँ पर किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया था, उसकी दुश्मनी तो उस क्रिएचर से थी। क्योंकि गॉडज़िला ने उन क्रिएचर्स को मार दिया था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ फॉर्ड अपनी वाइफ के पास चला गया था और यहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है और मूवी यहाँ एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।